गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर ये पढ़ा होगा कि कोशिकाएं किस प्रकार से पादपों के अंदर पाई जाती हैं और किसी ही रूप में हैं जो वो व्यवस्थित रहती हैं। कोशिकाएं हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल यूनिट होने की वजह से ये है जो पादपों की संरचना का निर्माण भी करती हैं। तो हम आज हैं जो कोशिका से कुछ आगे बढ़ते हैं कि पादपों के अंदर किस प्रकार की ये संरचनाएं बनाती हैं। इनको समझने की दृष्टि से हम एक टॉपिक है टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम। ये टिश्यू और टिश्यू सिस्टम है, यानी कि उत्तक और उत्तक तंत्र जो होता है वह पादपों के अंदर पाया जाता है और वह विभिन्न प्रकार का होता है, जिनके अंदर हम एक एक करके टॉपिक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि टिश्यू क्या है, उत्तक क्या है। उत्तक एक और एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने हुआ एक समूह होता है जो कि किसी भी प्रकार के एक फंक्शन को संचालित करता है, उसको हम उत्तक कहते हैं। उत्तक हैं जो कि कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर इनको विभिन्न भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला वर्गीकृत है जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभवज्योति उत्तक। ये कोशिकाएं पादप के विभिन्न स्थानों के ऊपर उपस्थित होती हैं और ये है निरंतर विभाजन की प्रक्रिया करती हैं। जब निरंतर विभाजन की प्रक्रिया करती हैं तो इसमें क्या कि नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब नई कोशिकाओं का निर्माण होता है तो इसका तात्पर्य है कि जो एडिंग सेल्स होती हैं उनके अंदर ये पाई जाती हैं। इसके डिटेल के संदर्भ में हम आगे लेंगे। नंबर 2 पर आता है परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक वे होते हैं जिनकी संरचनाएं विभाजन यानी विभवज्योति की उत्तक के उपरांत एक निश्चित आकार आकृति ले लेते हैं और लेने के बाद वह एक संरचनाओं का निर्माण करती हैं और अपनी एक स्थायी रूप ले लेती हैं। उनको हम स्थायी टिश्यू या उत्तक के रूप के अंदर जानते हैं। इनमें भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू के बारे के अंदर हम अगर बात करना चाहते हैं जिसमें कि एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं तो वह सिंपल टिश्यू कहलाता है। और एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं तो वह कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में अगर हम बात सिंपल टिश्यू के अंदर हम बात करना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि यह है सरल उत्तक की कोशिकाएं यानी होमोजीनियस या एक ही प्रकार की होती हैं। संरचना के आधार पर विभिन्न पौधों में 3 प्रकार के सरल उत्तक पाए जाते हैं। ये सरल उत्तक है जो कि हम अलग अलग प्रकार से यानी कि बांटते हैं इनको। इनके बांटने के आधार पर है कि सबसे पहला हम लेते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा है जो विशेष रूप से इनकी जो नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस उत्तक में सम्मिलित कोशिकाएं पतली भित्ति वाली
या कोमल होती हैं। इस ऊतक के प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार हैं कि क्या कौन से लक्षण पाए जाते हैं वो देखिए आप। पहला लक्षण है इनका, कोशिकाएं जीवित तथा स्पष्ट केंद्रक युक्त होती हैं। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा उसी के साथ बहुधा कैल्शियम पेक्टेट का निक्षेपण के साथ साथ द्वारा निर्मित होती हैं। कोशिकाओं के बीच में प्रायः अंतरकोशिकीय स्थान यानी इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में स्पष्ट रिक्तकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाओं की आकृति विभिन्न प्रकार की, जैसे अंडाकार, गोलाकार, बहुभुजीय, बेलनाकार, ताराकार हो सकती हैं। वितरण यानी कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इसी के बारे में हम है जो बात करते हैं। जब हम इसी के बारे में बात करते हैं तो पैरेन्काइमा है जो पादप शरीर में मृदुतक कोशिकाएं, इनके सभी कोमल गूदेदार व मांसल भागों में, जैसे जड़, तना, पत्तियां, बीजपत्र, फल का गूदा, वलकोट तथा मज्जा में पाई जाती हैं। यह जटिल ऊतकों में, जैसे जाइलम में जाइलम मृदुतक तथा फ्लोएम में फ्लोएम मृदुतक के रूप में भी मिलती हैं। पादप शरीर का अधिकांश भाग इन सरल प्राथमिक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है और इन कोशिकाओं के समूह को कई बार भ्रूण ऊतक भी कहते हैं। यही नहीं, अन्य ऊतकों की कोशिकाओं का प्रारंभिक विकास वस्तुतः मृदुतक कोशिकाओं से ही होता है। ओरिजिन यानी कि इनका उद्गम कहाँ से होता है। मृदुतक कोशिकाएं मूल रूप से प्राथमिक विभजोत्की कोशिकाओं का द्वारा निर्मित होती हैं। यानी कि जब विभाजन होता है कोशिकाओं के अंदर विभजोत्की ऊतकों के द्वारा, तो इन कोशिकाओं का निर्माण होता है। पौधे के विभिन्न हिस्सों का ढांचा बनाती हैं। पौधे के विभिन्न ऊतकों जैसे वलकुट, मज्जा, पार्णु मध्योतक, भ्रूण विभजोत्की, विभाजोत्की से तथा प्राथमिक संवहन ऊतकों में पाए जाने वाले जाइलम व फ्लोएम मृदुतक प्रोकैम्बियम से बनते हैं। द्वितीयक वृद्धि के दौरान बनने वाली मृदुतक कोशिकाओं की उत्पत्ति कैम्बियम एवं क्वार्क कैम्बियम से होती है। संरचना, इनकी जो संरचना होती है वह विभिन्न प्रकार की होती है। सामान्यतः समव्यापी प्रकार की होती है, परंतु अनेक पौधों में यह लंबवत या अन्य आकृति भी हो सकती हैं। मृदुतक कोशिकाएं प्रायः बहुकोशिकीय दिखाई देती हैं। इनका विन्यास सामान्यतः सरल या जटिल प्रकार का हो सकता है। परिपक्व मृदुतक कोशिकाएं एक दूसरे के पास व्यवस्थित होती हैं। परिपक्व मृदुतक कोशिकाएं एक दूसरे के पास व्यवस्थित पाई जाती हैं तथा इन्हीं के बीच उपस्थित अंतरकोशिकीय स्पेस अत्यंत छोटे होते हैं। ये है भ्रूणपोष एंडोस्पर्म की मृदुतक कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते, यानी कि इनके अंदर है जो कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते। पर ये है फलों के गूदों के अंदर उपस्थित मृदु कोशिकाओं के बीच पर्याप्त अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं शिथिलतापूर्ण व्यवस्थित होती हैं। कोशिका भित्ति अत्यंत पतली सेल्यूलोज, पैक्टिन, हेमिसेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इस भित्ति में जीवद्रव्य परंतु प्लाज्मोडेस्माटा भी सामान्यतः उपस्थित रहते हैं। द्वितीयक जाइलम में उपस्थित जाइलम मृदुतक की कोशिकाएं भित्ति मोटी तथा लिग्निन युक्त होती हैं। पादप शरीर में इनकी स्थिति एवं कार्य के अनुसार
मृदुता कोशिकाओं में उपस्थित अंतर वस्तुएं भी अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषी मृदुतक में हरित लवक व मंड के कण पाए जाते हैं, जबकि भोजन संग्रहित करने वाली संचयी मृदुतक कोशिकाओं में मंड, तेल, गोलियों और तथा शर्करा की प्रचुर मात्रा पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि कुछ कोशिकाओं के अंदर है जो एल्कलॉइड भी पाए जाते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि अंतर वस्तुओं की दृष्टि से है जो मृदुतक कोशिकाओं भी काफ़ी विविधताएं पाई जाती हैं और उनके आधार पर है जो इनको विभिन्न रूप और विभिन्न नाम दिया जाता है। यह पादप शरीर में स्थित कार्य और संरचना के आधार पर मृदुतक कोशिकाओं विभिन्न प्रकार की रूपांतरित हो जाती हैं। इनमें पहला है क्लोरेन्काइमा। यह पादपों के उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और इनके अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर है जो हरित लवक पाया जाता है। इस हरित लवक के पाए जाने के कारण इनको क्लोरेन्काइमा कहते हैं। इनका मुख्य कार्य मैंने बताया आपको कि प्रकाश संश्लेषण के कारण स्वयंपोषी पादपों के अंदर ये पाए जाते हैं। जैसे पत्तियों में पर्णमध्योतक का कार्य विशेष द्विबीजपत्री में प्रकाश संश्लेषण का होता है और पत्तियों की पर्ण मृदुतक विशेष द्विबीजपत्री पर्ण में है ये खम्भ उत्पैलिसेड पैरेन्काइमा के रूप में बनाते हैं। एरेन्काइमा, दूसरा एरेन्काइमा मृदुतक कोशिकाओं के बीच जब अपेक्षाकृत बड़ी साइज में इंटरसेलुलर स्पेसीज बन जाते हैं और उन स्थानों में वायु भरी रहती है, तो वायु युक्त स्थानों के आसपास उपस्थित इन ऊतकों को वायु ऊतक एरेन्काइमा कहते हैं। इनका प्रमुख कार्य गैसीय विनिमय के साथ साथ जिस पादप अंग में यह उपस्थित होता है उसे पल्वित बायांसी और फ्लोटिंग कंडीशंस में भी सहायता प्रदान करते हैं। पादप शरीर या पादप अंग पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्वेटिक जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर है जो ये है गुहिकाओं के रूप के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो एरेन्काइमा होते हैं ये बहुत सारी मतलब उसमें रहती हैं, गुहिकाओं के रूप के अंदर यानी पाई जाती हैं और ये उदाहरण एक्वेटिक जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर होती हैं। नंबर 3 है इसमें इडियोब्लास्ट। इडियोब्लास्ट ये विशेष प्रकार के मृदुतक होते हैं जिनमें विभिन्न रासायनिक पदार्थ जैसे टैनिन, तेल, वसी पदार्थ तथा कैल्शियम ऑक्सैलेट के क्रिस्टल्स व रैफिड्स इत्यादि है जो संचित होते हैं और इन्हीं के आधार पर इनको है जो हमें जो अलग अलग नाम देते हैं और नामों के आधार पर है जो इनको हमें जो पहचानते हैं कि किस तरीके से है जो ये है पाए जाते हैं और कैसे ये जो रहते हैं। तो इस वजह से क्या है कि इनको हम है जो इनके अंदर रखते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेन्काइमा। ये मृदुतक कोशिका समव्यासी नहीं होती हैं, अपितु ये सुदीर्घ एवं दोनों ही सिरों पर नुकीली व सकड़ी होती हैं। तो कुछ द्विबीजपत्री प्रारंभिक पेरिसाइकिल की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट वन है जो कि स्टीलेट पैरेन्काइमा। स्टीलेट पैरेन्काइमा इनकी आकृति है जो तारा की समान होती है और ये केले के पर्णवृंत एवं कई जलीय पौधों में पाई जाती हैं। तो ये है आकृति के आधार पर इनको है जो हम इनमें देखते हैं। फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की क्या क्या फंक्शंस हैं उनके बारे में हम बात करते हैं।
क्लोरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, पहला। दूसरा, सामान्यतः मृदुतक कोशिकाएं विभिन्न खाद्य पदार्थों के संचयन करती हैं, जैसे आलू, अरबी, शकरकंद, इनके अंदर है जो ये भोजन का संचय करते हैं। वायु उत्तक एरेनकाइमा, जो कि प्राय जलीय पौधों में पाई जाती हैं, ये गैसीय विनिमय के साथ साथ ये पल्लवी अवस्था में भी रखने का कार्य करती हैं। मरुद्भिद मांसल पौधों में सकुलेंट जैसे कैक्टस में उपस्थित मृदुतक कोशिकाएं जल संचय वाटर स्टोरेज का कार्य करती हैं। स्फीत अवस्था में मृदुतक कोशिकाएं पादप अंग को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती हैं। पादप शरीर के कट फट जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने की अवस्था में घाव भरने का कार्य मृदुतक कोशिकाएं द्वारा ही संपादित किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर मृदुतक कोशिकाएं द्वितीयक विभजोतिकी में परिवर्तित होकर संवहन कैम्बियम के रूप में कार्य करने लगती हैं तथा इस प्रकार यह पौधों की द्वितीयक वृद्धि में योगदान देती हैं, यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का निर्माण करती हैं। दूसरा है सरल उत्तक, जो कि कोलनकाइमा के रूप में जाना जाता है। यह कोलनकाइमा विशेष प्रकार की मृदुतक कोशिकाओं ये होती हैं जिनकी कोशिका भित्ति के कोनों पर स्थूल पदार्थ का निक्षेपण हो पाया जाता है। मृदुतक से विकसित इन कोशिकाओं के कोणों पर स्थूल अधिक लंबी होती हैं तथा कोशिका भित्ति में कैल्शियम का स्थूलन पाया जाता है, जिसकी वजह से इन कोशिकाओं की भित्ति लचीली यानी इलास्टिक होती हैं। स्थूल कोण उत्तक कोशिकाएं मृदुतक की तुलना में अधिक मोटी होती हैं। कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टीन होता है, लेकिन लिग्निन नहीं पाया जाता। पैक्टीन के जलरागी हाइड्रोफिलिक गुण के कारण कोशिका भित्ति नमनशील या लचीली बनी रहती है। यहाँ कोशिका भित्ति की मोटाई असमान होती है और यह मोटाई कोणों पर, विशेषकर उन कोणों पर जहाँ की 3-4 कोणों के कोण मिलते हैं, वहाँ अधिक है जो होती है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि यह है जो बहुत इनका निक्षेपण है जो कोनों के आधार पर होती है, और यह है इलास्टिसिटी है जो पौधे को प्रदान करती है। ये है उत्तक है जो एक और महत्वपूर्ण लक्षण है कि यहाँ कोशिका भित्ति की मोटाई में वृद्धि या इसी का स्थूल कोशिका की लंबाई बढ़ने के साथ साथ ही होता जाता है, और इसी कारण स्थूल कोण के पौधों में युवा तरुण हिस्सों में जैसे टहनी, पान, पर्णवृंत, पुष्पवृंत को बिना इसी की वृद्धि इनकी वृद्धि में बाधा डालते हुए एक लचकमयी दृढ़ता प्रदान करती है। यही कारण है कि पौधे के ये भाग है जो हवा में प्रबल झोंकों को आसानी से सहन कर सकते हैं और ये ज़रूरत पड़ने पर मुड़ सकते हैं और टूटते नहीं हैं। इन्हीं के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये केवल पौधों की प्राथमिक भागों में जैसे वलकुट और अधोत्वचा के रूप में बाह्य त्वचा के नीचे 3 से 4 परतों में पाए जाते हैं। जैसे सूरजमुखी, कुकुरबिटा के तने के अंदर एक बीजपत्री में प्राय स्थूल कोण उत्तक नहीं पाया जाता है, और इसी प्रकार भूमिगत तनों एवं जड़ों में भी स्थूल कोण उत्तक अनुपस्थित होता है। टाइप्स ऑफ कोलनकाइमा। कोलनकाइमा एंगुलर टाइप, एंगुलर कोलनकाइमा। स्थूल कोण उत्तक की कोशिकाएं जब स्थूलन पदार्थ का जमाव कोशिकाओं के कोणों पर पाया जाता है तब उसको कोणीय या एंगुलर कोलनकाइमा कहते हैं। उदाहरण थे टमाटर, दथूरा, यह जो इनमें यह है पाया जाता है।
इसके बाद में हम ये देखते हैं, नेक्स्ट है लेक्यूनर और ट्यूबुलर कोलनकामा, यानी कि रिक्तिकामय या नलिकावत स्थूल कोण। इस प्रकार की स्थूल कोण उत्तक कोशिकाओं में से उस सुस्पष्ट अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है तथा स्थूलन पदार्थ का जमाव कोशिका भित्ति के उन भागों में पर होता है जहाँ कोशिका भित्ति के सम्मुख अंतरकोशिकीय स्थान के सामने होते हैं, जैसे साल्विया, हॉलियॉक, मालवा इत्यादि के अंदर पाए जाते हैं। तीसरा है इसमें लेमिनर कोलनकाइमा या प्लेट है जो पाए जाते हैं। यह है पदार्थ है जो कि स्थूलन पदार्थ का जमाव है जो स्पर्श रेखीय कोशिका भित्ति पर होता है और तथा ये कोशिका पट्टिकाओं के साथ साथ व्यवस्थित दिखाई देते हैं, जैसे मूली में। फंक्शन ऑफ कोलनकाइमा, इसी के मुख्य कार्य हैं। पहला है पौधे को टेंसिल स्ट्रेंथ प्रदान करना और इसी प्रकार शाखाओं में हवा के झोंकों के अंदर झुक जाती हैं, टूटती नहीं हैं। इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि कोशिकाओं की लंबाई बढ़ने के साथ साथ भी इनमें स्थूल कोण स्थूलन होता है, अतः इसी कारण कोशिका का लचीलापन यथावत बना रहता है। वृद्धि में भी किसी भी प्रकार की बाधा इनमें स्थूलन में उत्पन्न नहीं होती है। स्थूलन कोशिकाओं में हरित लवक भी उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी ये करते हैं। सजीव कोशिकाएं होने के कारण ये आवश्यकतानुसार विद्युत की प्रवृत्ति ग्रहण कर सकती हैं तथा प्रमुख रूप से इनके द्वारा कैम्बियम का निर्माण होता है और यह घावों को भरने का प्रक्रिया में काम करती हैं। इसी प्रकार से इन्हीं में है जो यानी कि डिफरेंसेज हैं जो पैरेन्काइमा और कोलनकाइमा में क्या क्या हैं। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं हैं समव्यासी, पतली एवं भित्तियुक्त होती हैं। कोलनकाइमा की कोशिकाएं लंबी, सजीव किंतु मोटी भित्तियुक्त होती हैं। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं भित्ति में स्थूलन नहीं पाया जाता, कोलनकाइमा में स्थूलन पाया जाता है। पैरेन्काइमा कोशिका के बीच में प्राय अंतरकोशिकीय स्थान होता है, कोलनकाइमा अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। आकृति में पैरेन्काइमा अंडाकार, गोलाकार, बहुभुजीय यानी पॉलीगोनल होती हैं। ये कोलनकाइमा गोलाकार या बहुभुजाकारी होती हैं। ये है भोजन, पैरेन्काइमा भोजन निर्माण, खाद्य पदार्थों का संचय तथा संरक्षण का कार्य करती हैं। कभी कभी ये विभुजोतिकी भी होती हैं। कोलनकाइमा कोमल अंगों को लचीलेपन के साथ दृढ़ता भी प्रदान करती हैं। विशेष परिस्थितियों में यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करती हैं और विद्युत की उत्तक में भी परिवर्तित हो सकती हैं, जैसे घाव भरने के लिए। तो इसी प्रकार से हम हैं जो ये देखते हैं कि इनमें इस प्रकार से है जो ये है। आप देखिए कि ये आपको अंतर है जो दिखाई दे रहा है। इसमें अंतर दिखाई आपको यहाँ ये देगा कि यह है अंतर दिखाई इसमें दे रहा है। इसके साथ साथ में हम ये देखते हैं कि पैरेन्काइमा की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही हैं। ये पैरेन्काइमा की हैं जो विभिन्न प्रकार के हैं जो इसमें मिलते हैं। इसके अलावा ये देखिए आप है जो ये कोलनकाइमा की है जो संरचनाएं हैं जो कि विभिन्न प्रकार की हैं जो आपको देखने को
मिल रही हैं। तो इस प्रकार से है जो ये है को उत्तक, दो प्रकार के सरल उत्तक हैं जो पाए जाते हैं।